हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। इस वीडियो में हम आरएलसी लेवल पढ़ेंगे। ठीक है कि आरएलसी लेवल का आरएलसी लेयर का क्या काम है और कैसे प्रोसेस करता है इसमें, और क्या क्या इसमें टाइमर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, टाइमर्स कितने पैरामीटर यूज़ होते हैं और कौन से मोड्स यूज़ होते हैं आरएलसी लेयर में। तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करना है हमें। तो चलो देखते हैं जल्दी से और कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स इसके देखते हैं। ठीक है, तो देखो इन जनरल तो आपको इतना आइडिया तो इसमें ऑलरेडी होगा। ठीक है, आरएलसी लेयर में तो मैं ज़्यादा डेफिनेशन और डिटेल में नहीं पढ़ूँगा। तो देखो एनआर आरएलसी है 3 डिफरेंट मोड। जैसे एलटी में था वैसे ही सेम इसमें भी है, ट्रांसपेरेंट मोड, अनएक्नॉलेजमेंट मोड एंड एक्नॉलेजमेंट मोड। ठीक है, सो डिटेल्स ऑफ दिस मोड डिस्क्राइब ये है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मोड, अनएक्नॉलेजमेंट मोड एंड एक्नॉलेज मोड। तो ये आपको बस इतना याद रखना है, नो आरएलसी हेडर बफरिंग है टीएक्स ओनली। ट्रांसपेरेंट मोड में इसमें कोई सेगमेंटेशन और रीअसेंबली भी नहीं होता है और इसमें कोई भी फीडबैक नहीं जाता है, नो एक और नैक। अनएक्नॉलेज मोड में ये डिफरेंस है कि ये बफरिंग करता है ट्रांसमिशन और रिसीविंग की साइड में, लेकिन ये सेगमेंटेशन और रीअसेंबली भी करता है, बस ये एक और नेक फीडबैक नहीं देता है। ठीक है, और एक्नॉलेज मोड में बफरिंग तो करता है और साथ साथ में सेगमेंटेशन रीअसेंबली भी करता है और फीडबैक भी देता है। ठीक है, तो तीनों मोड डिफरेंट है। ठीक है, so each of these mode can both transmit and receive data in transparent mode and unacknowledged mode. Separately entity is used for transmission and reception, but in acknowledged mode single RLC entity perform both transmission and reception and listed below. तो अभी देखते हैं आगे। वन इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू पे अटेंशन इज दैट ईच लॉजिकल चैनल यूज्ड इन स्पेसिफिक आरएलसी मोड इज बिलो। सो बीसीसीएच, पीसीसीएच, सीसीएच आरएलसी ट्रांसपेरेंट मोड में काम आता है, और डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल आरएलसी एक्नॉलेज मोड में, और डेडिकेटेड ट्रैफिक चैनल आरएलसी अनएक्नॉलेज और एक्नॉलेज दोनों में काम आता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि देखो ये तो चैनल हो गया कि ट्रांसपेरेंट मोड ये चैनल कैरी करेगा, अनएक्नॉलेज मोड डीटीसीएच कैरी करेगा, और एक्नॉलेज मोड डीसीसीएच और डीटीसीएच दोनों कैरी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, देखो ये ट्रांसपेरेंट मोड आरएलसी एंटिटी है, ये रिसीविंग एंटिटी है, वैसी सेम इधर से ट्रांसमिटिंग है और इधर से रिसीविंग है। ठीक है, ये वाला है। तो इसको देखो, इसमें अलग अलग एंटिटी है ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग के लिए। वैसी एक्नॉलेजमेंट में भी ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग के लिए अलग अलग एंटिटी, लेकिन एक्नॉलेज मोड में एक ही एंटिटी है ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग के लिए। ये बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें सेगमेंटेशन और रीअसेंबली होता है। ठीक है, इसमें सेगमेंटेशन भी होता है, रीअसेंबली भी होता है और एक नेक भी होता है। इसमें एक नेक नहीं होता है, और इसमें ना ही सेगमेंटेशन रीअसेंबली होता है, इसमें ना ही एक नेक होता है। ठीक है, और ट्रांसमिशन बफर इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन बफर एक मिनट मुझे देखने दो, सॉरी हाँ बफर तो दोनों में होगा। ठीक है, बफर दोनों में होगा, तीनों में होगा, सॉरी। और जो आरएलसी हेडर है इसमें आरएलसी हेडर नहीं रहेगा, बाकी दोनों में आरएलसी हेडर भी रहेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। चलो देखते हैं आगे। सो ट्रांसपेरेंट मोड को पहले एक बार समझ लेते हैं अच्छे से कि ट्रांसपेरेंट मोड क्या है। So the transparent mode would mean almost no processing to RLC data. The only thing does it to buffer data on TX side. So there is no RLC header, no reordering, no segmentation, no reassembly is happening in this layer because of this no data processing nature of transparent mode. If you compare the RLC input and RLC output data of transparent mode, you would see no difference between the two. जो डेटा यहाँ से उसको मिल रहा है सेम एज इट इज डेटा सामने वाली एंटिटी को दे रहा है, उसमें कुछ भी ऐड कर रहा है ना कुछ निकाल रहा है उसमें से। वन इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड दैट यू नीड टू पे अटेंशन, मैक और फिजिकल रिसोर्स एलोकेशन। इवन इफ मैक फिजिकल रिसोर्स इज एलोकेटेड स्मॉलर देन द आरएलसी पैकेट, द आरएलसी वुड नॉट केयर, it would just forward whatever has to MAC or physical. So those RLC data bigger than MAC or physical resources may be chopped off or discarded. तो ये जो ट्रांसपेरेंट मोड है ये वाली चैनल कैरी करता है ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल, पेजिंग कंट्रोल चैनल और कॉमन कंट्रोल चैनल। डेटा इज प्रोसेस बाय द आरएलसी मोड। कौन सा है? ट्रांसपेरेंट मोड। कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करता, ना सेगमेंटेशन यूज़ करता है, ना
रीअसेंबली यूज़ करता है, ना ऑर्डरिंग यूज़ करता है, ना आरएलसी हेडर यूज़ करता है, ना एक नेक यूज़ करता है। सिर्फ यूज़ करेगा क्या, बफर, बस ट्रांसमिशन बफर में रखेंगे डेटा को बस, और कुछ भी नहीं। अब अनएक्नॉलेज मोड में क्या डिफरेंस है, तो देखो जो अनएक्नॉलेज मोड है वो है मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर एनी रिसेप्शन रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर पार्टी, मतलब ये एक और नैक सपोर्ट नहीं करेगा, बाकी सब कुछ सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो एक नैक फ्रॉम द अदर पार्टी नहीं करेगा, ठीक है। सो ट्रांसपेरेंट मोड और अनएक्नॉलेज मोड में क्या क्या डिफरेंस है, तो ये रीअसेंबली भी करेगा और क्या करेगा, रीऑर्डरिंग भी करेगा डेटा को, ठीक है। और इसमें आरएलसी हेडर भी रहेगा और बफरिंग भी रहेगा। तो देखो यहाँ बफरिंग करेगा, आरएलसी हेडर ऐड करेगा, सेगमेंटेशन भी करेगा उसको, आरएलसी हेडर को मॉडिफाई भी करेगा और ऐड आरएलसी हेडर भी डालेगा, ठीक है। तो इस टाइप से है। और एक डिफरेंस बस याद रखना, जो कॉन्कैटिनेशन का जो पार्ट है जो आरएलसी करता था पहले, वो अब एनआर में कॉन्कैटिनेशन नहीं करेगा आरएलसी, अब उसको कौन करेगा, मैक करेगा, मैक करेगा, आरएलसी नहीं करेगा उसको, ठीक है। कौन सा, कॉन्कैटिनेशन, ये वाला पार्ट कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। So then read the following operation on receiving side: buffering, reordering, remove RLC header और रीअसेंबली, ठीक है। रीअसेंबली रीऑर्डरिंग दोनों करेगा और सेगमेंटेशन भी करेगा, ठीक है। तो अनएक्नॉलेज मोड का अगर आप डायग्राम देखें तो वो ये है, यहाँ से डेटा आएगा और यहाँ डेटा जाएगा। तो इसमें क्या क्या करेगा, वो जनरेट आरएलसी हेडर करेगा और ट्रांसमिशन बफर में ऐड करेगा, सेगमेंटेशन करेंगे, यहाँ पे आरएलसी हेडर को ऐड करेगा और यहाँ पे फिर रिसेप्शन के टाइम में रीऑर्डरिंग करेगा हार के थ्रू और आरएलसी हेडर निकालेगा और एचडीयू फिर रीअसेंबली करेगा। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, रीअसेंबली भी हो रहा है, रीऑर्डरिंग भी हो रहा है, ठीक है, और सेगमेंटेशन भी हो रहा है। सिर्फ क्या नहीं हो रहा है, कॉन्कैटिनेशन नहीं हो रहा है, एनआर में नहीं होगा सिर्फ, ठीक है, एलटी में होता है। एनआर में कॉन्कैटिनेशन कौन करेगा, अब मैक करेगा, ठीक है। तो ये हुआ अनएक्नॉलेज मोड का, ये एक डिफरेंस है, आप देख सकते हो इसमें। ये सॉरी दिख नहीं रहा मुझे, हाँ ये जी नोट भी है, 1 मिनट, एक मिनट, कुछ मिसमैच हो गया। तो ये जी नोट भी है, ये यूई है, और ये एल टी ई नोट भी है और ये यूई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉन्कैटिनेशन था एल टी में, लेकिन अब यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आर एल सी हेडर ऐड हो रहा था, ठीक है, किसमें, एन आर में हो रहा है, लेकिन एल टी में यहाँ पे आर एल सी हेडर ऐड नहीं होता था, मतलब जनरेट आर एल सी हेडर ऊपर नहीं होता था, ट्रांसमिशन बफर में नहीं होता था, यहाँ नीचे होता था। तो यहाँ नीचे में एन आर में तो ऑलरेडी हो ही रहा है, लेकिन ऊपर आर एल सी हेडर एंड स्टोर इन ट्रांसमिशन बफर, ये दो चीज़ का डिफरेंस है एलटी और एनआर में, बस। अब एक्नॉलेजमेंट मोड की अगर बात करें तो देखो डेफिनेशन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ये सब कुछ करता है। क्या क्या करेगा, ये रीऑर्डरिंग करेगा, ये सेगमेंटेशन करेगा, ये रीअसेंबली करेगा, ये क्या करेगा, आरएलसी हेडर ऐड करेगा, ये ट्रांसमिशन बफर में डेटा को रखेगा और ये एक नैक भी भेजेगा, ठीक है, ये सब कुछ करेगा। तो ये है इसका डायग्राम एक्नॉलेज मोड का। तो ये जनरेट आरएलसी हेडर एंड स्टोर इन ट्रांसमिशन बफर, इसको ये सेगमेंटेशन किया इसने, आरएलसी हेडर डाला, ऐड आरएलसी हेडर निकाल के ये डेडिकेटेड ट्रैफिक चैनल और डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल यूज़ करेगा ये ट्रांसमिटिंग में और रिसीविंग में, फिर राउटिंग करेगा इसको, रीऑर्डरिंग करेगा, यहाँ रीअसेंबली करेगा, यहाँ रिमूव आरएलसी हेडर ऐड करेगा और डेटा को फिर से रीट्रांसमिशन बफर में डाल देता है वो, ठीक है। एक मतलब डेटा को आगे भेजता है और उसकी एक कॉपी फिर से अपने पास रख लेता है, ताकि अगर उसका नैक अगर नहीं आया तो फिर से ये डेटा को भेजेगा, ठीक है। तो एक्नॉलेज मोड सबसे ज़्यादा मतलब रिलायबल है इन टर्म्स ऑफ डेटा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे, ये है अपना एनआर, ठीक है, और ये है अपना एलटी, ठीक है। तो एलटी में कॉन्कैटिनेशन हो रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम आरएलसी हेडर ऊपर ही ऐड कर ले रहे हैं और यहाँ पे ट्रांसमिशन बफर में आरएलसी हेडर ऐड नहीं कर रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एलटी और एनआर का आरएलसी लेयर सेम काम करता है,
कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब देखो ट्रांसपेरेंट मोड का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, जिसमें आपको सिर्फ डेटा दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, नो हेडर, नो हेडर, क्योंकि ये डेटा ट्रांसपेरेंट है एज इट इज़। जैसे उसको डेटा मिला, किससे मिलेगा, पीडीसीपी से, ठीक है। पीडीसीपी से जो उसको डेटा मिला, आरएलसी ने उसको फॉरवर्ड कर दिया आगे विथ नो हेडर, नथिंग, ओनली डेटा। अब ये अनएक्नॉलेज मोड का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ इसमें, फिर आगे हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो एस आई है, ये अब उसका ये समझ लो कि एक्नॉलेज मोड पी डी यू कंटेनिंग ए कम्प्लीट आर एल सी एच डी यू है, ठीक है। तो ये आर है, ये तो रिजर्व बिट हो गया, ठीक है, ये डेटा हो गया। ये जो एस आई है ये हो गया सिगमेंटेशन इंफॉर्मेशन, सिगमेंटेशन इंफॉर्मेशन, सिगमेंटेशन इंफॉर्मेशन, ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो देखो इसके अलग अलग टाइप के तुम हेडर बना सकते हो, इसमें सिगमेंटेशन इंफॉर्मेशन और सीक्वेंस नंबर, ठीक है। इसमें सीक्वेंस नंबर भी है, सिगमेंटेशन इंफॉर्मेशन और डेटा और सीक्वेंस नंबरिंग भी है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के हेडर बनेंगे। अब ये वाला जो आप हेडर देखोगे तो इसमें सिगमेंटेशन इंफॉर्मेशन भी है, सीक्वेंस नंबरिंग भी है और सिगमेंटेशन ऑफसेट भी है, ठीक है। तो देखो इसके हेडर में क्या क्या रह सकता है, सिगमेंटेशन इंफॉर्मेशन, सिगमेंट ऑफसेट, सीक्वेंस नंबरिंग, ठीक है, आर, और एक डेटा और एक पी भी रहेगा, अभी आगे चल के देखेंगे, इसको पोल बिट बोलते हैं। तो ये सब कुछ आरएलसी के मतलब इसमें जाएगा, किसमें, कंप्लीट एक पीडीयू में जाएगा। तो ये सब चीज़ें आगे हम देखेंगे। तो इसमें देखो, इसमें भी सिगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन है, सीक्वेंस नंबरिंग है, सिगमेंटेशन ऑफसेट है और डेटा है, ठीक है। तो ये अनएक्नॉलेज्ड मोड ये भी सपोर्ट करता है, मतलब ये सब चीज़ें, ठीक है। सिगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन, सिगमेंटेशन ऑफसेट, सीक्वेंस नंबरिंग, पोल बीट, डेटा, रिजर्व, सब चीज़ सपोर्ट करता है। बस ये एक और नैक नहीं भेजेगा, ठीक है। और एक्नॉलेज मोड का अगर आप देखोगे तो एक्नॉलेज मोड में डी और सी भी आ जाता है, मतलब वो डेटा के लिए है या कंट्रोल प्लेन के लिए, ठीक है। तो और पी आ गया इसमें, ठीक है, पी मतलब पोल बीट, ठीक है। और सिगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन और सीक्वेंस नंबरिंग और डेटा तो ऑलरेडी इसमें रहेगा, और सिगमेंटेशन ऑफसेट भी रहेगा इसमें, ठीक है। ये सब कुछ रहेगा इसमें भी। तो सॉरी, अनएक्नॉलेज मोड में डी और सी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। डी और सी तो सपोर्ट नहीं करता है ये, ठीक है। और ये जो पी है ये पोल बिट भी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, इसको भी कंसिडर मत करना। अनएक्नॉलेज मोड में पोल बिट भी सपोर्ट नहीं करता है, और डेटा और कंट्रोल की जो बिट है वो सपोर्ट नहीं करती। ये दो चीज़ अनएक्नॉलेज मोड में सपोर्ट नहीं करती, बाकी सब कुछ सपोर्ट करता है, और बाकी ये सब कुछ एक्नॉलेज मोड में सब कुछ सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसके अगर आप हेडर देखोगे तो इसके हेडर भी सब कुछ मिलेगा इसके हेडर में। तो 0 और 1 मतलब कंट्रोल और बिट, ठीक है, डी और सी का मतलब। और ये है सिगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। पी मतलब पोलिंग बिट, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो ये कंप्लीट, ये सब क्या है, ये हेडर में जा रहा है, देखो डी बाई सी, ठीक है, और सिगमेंटेशन ऑफसेट, ठीक है, और ये सिगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। तो ये सब चीज़ के भी हम आगे बात करेंगे कि ये हेडर में दिया गया है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये एक स्टेटस पीडीयू है, ठीक है, ये कैसा इसका स्टेटस जाता है, ठीक है। जब डेटा रीच हो जाता है तो उसका जो एक और नैक जो भेजता है वो किस एंड से, किस तरीके से भेजते हैं वो, तो इसके बारे में अपने को ज़्यादा बात नहीं करनी है। लॉग्स दिखा देता हूँ तुमको। तो ये देखो आरआरसी में आपको आरएलसी बियर, आरएलसी के आरआरसी पैरामीटर में जो आरआरसी सेटअप और आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में इसकी डिटेल आपको मिलेंगी। तो आरएलसी में जाएंगे तो एसआरबी डीआरबी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। उसके बाद आरएलसी में अनएक्नॉलेज मोड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी आपको सब कुछ। और यहाँ पे भी अनएक्नॉलेज मोड, यहाँ पे डाउनलिंक एक्नॉलेजमेंट, अपलिंक, डीएल और सीक्वेंस नंबरिंग, फील्ड लेंथ, और सबसे इम्पोर्टेंट ये पैरामीटर टी पोल ट्रांसमिट, पोल पीडीयू, पोल बाइट, टी रीसेंबली और टी स्टेटस प्रोहिबिट, ठीक है। ये सबको भी हम आगे समझेंगे अच्छे से, ठीक है, कि ये पैरामीटर्स कहाँ कहाँ आते हैं, तो ये सॉरी कैसे कैसे यूज़ होते हैं। तो ये जो है ये कंप्लीट आपको लॉग्स है, इतना कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो अभी आगे देखते हैं हम। तो ये देखो
अब देखो ये सब चीज़ें अपने को देखनी है। तो देखो जो डिस्कार्ड टाइमर हमने पीडीसीपी के लेक्चर में देखा था, ठीक है, पीडीसीपी का पैरामीटर है ये। टी पोल ट्रांसमिट आरएलसी का है, पोल पीडीयू आरएलसी का है, पोल बाइट आरएलसी का है, मैक्स रीट्रांसमिशन थ्रेशोल्ड आरएलसी का है, हार्क मैक का रहेगा, टी रीऑर्डरिंग पीडीसीपी का है, टी रीअसेंबली आरएलसी का है, टी स्टेटस प्रोहिबिट आरएलसी का है, पीडीसीपी सीक्वेंस नंबरिंग साइज पीडीसीपी का रहेगा और आरएलसी का सीक्वेंस नंबरिंग लेंथ आरएलसी का रहेगा, ठीक है। तो ट्रांसमीटर के टाइम में ये वाले पैरामीटर यूज़ हो गए और रिसीवर के टाइम में ये वाले यूज़ हो गए। तो रिसीवर में टी रीअसेंबली और टी स्टेटस प्रोहिबिट, ये जो दो पैरामीटर है आरएलसी के साइड में, ये दो रिसीवर के टाइम हो गए और बाकी सब ट्रांसमीटर के टाइम में हो गए, ठीक है। ये ट्रांसमीटर के टाइम हो गए, ये रिसीवर के टाइम में, और ये भी ट्रांसमिशन के टाइम में होगा, ठीक है। तो ये आप फ्लो देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आरएलसी में देखो रिसीविंग के साइड में, ट्रांसमीटर के साइड में इतने पैरामीटर है, मैक्स री ट्रांसमिशन पोल टी पोल री ट्रांसमिट पोल पीडीयू पोल बाइट, और यहाँ पे आरएलसी में रिसीविंग के टाइम में टी रीअसेंबली और टी स्टेटस प्रोहिबिट, ठीक है। सिर्फ आरएलसी का दिखा रहा हूँ। और पीडीसीपी में डिस्कार्ड टाइमर और टी रीऑर्डरिंग, इसको हमने दूसरे वीडियोज़ में देखा था, ठीक है। तो एसडीयू और पीडीयू क्या होता है? तो एसडीयू और पीडीयू आपको पता है ऑलरेडी। एसडीयू का मतलब होता है सर्विस डेटा यूनिट और पीडीयू का मतलब होता है पैकेट डेटा यूनिट और प्रोटोकॉल डेटा यूनिट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एसडीयू क्या होता है? आरएलसी के इसमें आरएलसी के चैनल में अगर ऊपर से कोई भी डेटा आएगा तो वो एसडीयू रहेगा, और आरएलसी जो भी आउटपुट देगा उसको पीडीयू भेजेंगे, ठीक है। मतलब एक जनरल समझ लो आप, मैंने दूसरे वीडियो में इसको और अच्छे से समझाया था। तो देखो 3 मोड होते हैं जैसे हमने पढ़ा अच्छे से, ट्रांसपेरेंट मोड, अनएक्नॉलेज मोड और एक्नॉलेज मोड, ठीक है। तो और इसके हमने वो भी देख लिए है कि इसकी एंटिटी मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपेरेंट मोड की और अनएक्नॉलेज मोड की जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटिटी अलग अलग रहती है, ठीक है। और वैसी ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग अलग अलग रहती है, लेकिन एक्नॉलेज मोड की एंटिटी एक ही रहेंगी, ट्रांसमिशन भी और रिसीविंग साइड भी, ठीक है। ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग साइड दोनों एक ही एंटिटी यूज़ करता है वो। और इसके बाद में मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको कि जो एक्नॉलेज मोड है वो सब कुछ सपोर्ट करता है, सेगमेंटेशन सपोर्ट करता है, रीअसेंबली सपोर्ट करता है, रीऑर्डरिंग सपोर्ट करता है, ठीक है। आरएलसी हेडर सपोर्ट करता है, ट्रांसमिशन बफर सपोर्ट करता है और एक्नैक सपोर्ट करता है, ठीक है। ये सब याद रखना है आपको भी। वैसे ही अनएक्नॉलेज मोड में एक्नैक सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, बाकी सब कुछ सपोर्ट करता है। और ट्रांसपोनेंट में कुछ भी सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ ट्रांसमिशन बफर रहेगा बस, और हेडर भी नहीं रहेगा। तो ये इसका आप चैनल वाइज दे सकते हो कि SRB 0 में डाउनलिंक और अपलिंक के लिए कौन से मैसेजेस में कौन सा मोड यूज़ होगा ट्रांसपेरेंट का, ठीक है। तो वैसे ही SRB 1 में डाउनलिंक के लिए ये मैसेजेस रहेंगे और उसमें एक्नॉलेज मोड यूज़ होगा, ठीक है। वैसे ही अपलिंक में भी एक्नॉलेज मोड यूज़ होगा SRB 1 डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल के लिए। SRB 1 में SRB 0 में क्या यूज़ हुआ था? ट्रांसपेरेंट मोड यूज़ हुआ था, ठीक है। और SRB 2 जो डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल है, ये भी डाउनलिंक और अपलिंक के लिए ये मैसेजेस हो गए, उसमें कौन सा मैसेज यूज़ होगा? एक्नॉलेज्ड। तो SRB 1 और SRB 2 जब जनरेट होता है तो कौन सा मोड यूज़ होगा? एक्नॉलेज मोड यूज़ होगा, जिसमें सब कुछ सपोर्ट करेगा। क्योंकि अगर ये मैसेज बहुत ज़रूरी है, ये मैसेज मिस नहीं होने चाहिए, इसलिए इसको फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है। SRB 0 कॉमन कंट्रोल चैनल से आता है, इसलिए इसको फीडबैक नहीं मिला तो भी रिट्रांसमिट इसको कर सकते हैं। अब RLC के कुछ फंक्शन समझेंगे हम, जिसमें हम एरर कनेक्शन थ्रो हार्क देखेंगे, RLC SDUs देखेंगे, सेगमेंटेशन देखेंगे, डुप्लीकेट डिटेक्शन देखेंगे और RLC SDU डिस्कार्ड देखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आगे हम देखते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि ये इसका हेडर रहेगा, ठीक है। तो देखो DY एक्नॉलेज मोड की बात करते हैं, तो DYC डेटा और कंट्रोल रहेगा, P पोल बीट रहेगा, SI सेगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन रहेगा और सीक्वेंस नंबरिंग रहेगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस नंबरिंग और ये डेटा। तो जैसी वैसे ही और एक अगर आप हेडर देखोगे सेगमेंटेटेड, अगर RLC PDU देखेंगे, ये कंप्लीट RLC PDU है, ठीक है। और सेगमेंटेटेड अगर देखेंगे तो इसमें सीक्वेंस ऑफसेट भी आ जाता है, ठीक है। और सीक्वेंस ऑफसेट और इसको सेगमेंटेशन ऑफसेट भी बोलते हैं। सीक्वेंस नंबरिंग तो है ही ऑलरेडी। तो देखो इसका मतलब क्या होता है अभी आगे देखेंगे हम। तो DYC 0 और 1 कंट्रोल PDU डेटा PDU के लिए,
पोल बिट भी 0 और 1 होता है, स्टेटस रिपोर्ट नॉट रिक्वेस्टेड और स्टेटस रिपोर्ट रिक्वेस्टेड। अब सिगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ देख रहे हो, ये जो पैरामीटर हमें आया है यहाँ पे सिगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन का हेडर में, तो इसका मतलब इसके 4 पार्ट होते हैं। देखो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। मतलब 0 0 आएंगे तो कंप्लीट एचडीयू लेना है, और 0 1 आएगा तो फर्स्ट सेगमेंट को आरएलसी एचडीयू के फर्स्ट सेगमेंट लेना है, इसमें लास्ट सेगमेंट लेना है, और इसमें बीच वाला सेगमेंट लेना है। नॉट फर्स्ट नॉट लास्ट सेगमेंट ऑफ आरएलसी एचडीयू। ठीक है, तो ये होता कैसे है, ये काम कैसे करता है, इसको हम आगे देखते हैं अभी। तो देखो एक एग्जांपल है यहाँ पे। तो देखो ये यूई है, ठीक है, और ये जी नोट भी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला पैकेट आया सीक्वेंस नंबरिंग 0 का, ठीक है। इसमें D/C मतलब डेटा है या कंट्रोल है, ठीक है। तो इसमें 1 है, दैट मीन्स यहाँ क्या था 1 1 मतलब डेटा, ठीक है। तो ये डेटा का है, ठीक है। उसके बाद पोल बिट 0 है इसमें, ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ अभी आगे में। फिर आरएलसी का पीडीयू साइज 100 बाइट है, ठीक है। तो एक पैकेट आ गया। अब दूसरा पैकेट आया सीक्वेंस नंबरिंग 1 से, ठीक है, सेम इन्फॉर्मेशन है। तीसरा पैकेट आया सीक्वेंस नंबरिंग 2 से, लेकिन यहाँ पे पोल बिट 1 हो चुका है। अब पोल बिट 1 हो गया, मतलब इन तीनों पैकेट्स का मुझे अब एक्नॉलेजमेंट चाहिए रिसीवर साइड से। तो उसने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया यहाँ पे आरएलसी स्टेटस पीडीयू। यहाँ पे आप देख सकते हो DYC 0 CPT 0, इसको इसके बारे में आगे बताऊँगा। और एक्नॉलेजमेंट जो सीक्वेंस नंबरिंग 3 दिया है यहाँ, दैट मीन्स मुझे 0 1 और 2 मिल चुका है और आई एम वेटिंग फॉर 3, इसका मतलब ये होता है। और जैसे ये पोल बिट 1 करके ये भेजेगा इसको डेटा, तो ये जब एक्नॉलेजमेंट आएगा उसके पहले ही ये टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, टी पोल रिट्रांसमिट टाइमर, ठीक है। तो ये टाइमर को एक्सपायर होने से पहले एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए, नहीं तो वो पैकेट मिस हो जाएगा और उसको फिर से भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब इधर लेफ्ट साइड में देखो, तो देखो आरएलसी एक्नॉलेज मोड का जो ये एचडीयू है, तो देखो इसमें सीक्वेंस नंबरिंग 0 है, सीक्वेंस नंबरिंग 1 है और सीक्वेंस नंबरिंग 2 है। तो ये जो सिगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन ये होता है कि सिगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन 1 0 0 है। तो 0 0 में क्या था, 0 0 में कहाँ गया कंप्लीट आरएलसी एचडीयू, ठीक है। मतलब कोई भी एचडीयू को स्प्लिट नहीं करना है तुमको, जो डेटा एचडीयू में फिट हो रहा है उसको जैसे का वैसे ही भेजना है, एज ए सिंगल पैकेट, एज ए सिंगल पैकेट, एज ए सिंगल सीक्वेंस नंबरिंग में उसको भेज दो डेटा को, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो देखो ये वाली स्लाइड में देखो आप, इसमें क्या हुआ, देखो आरएलसी एक्नॉलेज मोड एचडीयू है एक, और ये एक आरएलसी एक्नॉलेज मोड एचडीयू है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन 0 0 है, ये सीक्वेंस नंबरिंग 1 के लिए है। अब ये सीक्वेंस 0 के लिए था वो, अब ये सीक्वेंस नंबरिंग 1 के लिए है, लेकिन यहाँ सिगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन 0 1 है, ठीक है। ये भी सीक्वेंस नंबरिंग 1 है, ये भी सीक्वेंस नंबरिंग 1 है। यहाँ सिगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन 1 1, यहाँ सिगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन 1 0, और यहाँ पे सीक्वेंस ऑफसेट 50 और यहाँ सीक्वेंस ऑफसेट 10। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब 1 1 का मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे नीचे दिया है 1 1 का मतलब मिडिल सेगमेंट को आपको सेगमेंट करना है, ठीक है। 1 0 का मतलब लास्ट सेगमेंट को सेगमेंट करना है, ठीक है। सेगमेंट मतलब क्या हुआ, देखो ये 250 बाइट का डेटा है यहाँ पे, तो इसको आपको चंक में तोड़ना है, लेकिन उसको तोड़ेंगे कैसे, तो वो तोड़ने के लिए भी एक मेथड दी गई है कि सिगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन और सीक्वेंस ऑफसेट के हिसाब से तुम उसको तोड़ सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ दूसरा कलर लेता हूँ, यहाँ 0 to 50 बाइट ले लिया है, ठीक है, पहले पैकेट में। यहाँ पे 50 to 100 बाइट ले लिया है, और यहाँ से 100 to कितना बाइट ले लिया है, 100 to 250 बाइट्स ले लिया है। तो ये तीनों डेटा को अब हम अलग अलग इसमें भेज सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये यूई है, ये जी नोट भी है, तो ये सीक्वेंस नंबरिंग 0 का डेटा आया। अब ये सीक्वेंस नंबरिंग 1 का डेटा आया है, देखो ये भी सीक्वेंस नंबरिंग 1 का है और ये भी सीक्वेंस नंबरिंग 1 का है। तीनों डेटा सीक्वेंस नंबरिंग 1 का है, लेकिन जो साइज है सबका, इसमें 50 बाइट है, इसमें 50 बाइट है, इसमें 150 बाइट है। तो ये सिगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन और सिगमेंटेशन ऑफसेट, ये दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है। और ये P0 P=1 मतलब पोल बिट 1, पोल बिट 1 जैसे दिया, दैट मीन्स मुझे जितने भी मैंने पैकेट अभी भेजे हैं सबका मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए, तो उसने भेज दिया एक्नॉलेजमेंट फॉर 0 1 मुझे मिल चुका है,
और ये 2 भेजा है, दैट मीन्स आई एम वेटिंग फॉर पैकेट 2, ठीक है। और जैसे हमने ये भेजा था P1 करके, यहाँ पे टी पोल रिट्रांसमिट का टाइमर स्टार्ट हो गया था। इसके एक्सपायर होने से पहले हमको स्टेटस PDU मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो RLC जो पैकेट जाता है वो किस वे में जाता है, ठीक है। आगे RLC अपने डेटा को कैसे प्रोसेस करता है, तो दो मेथड में उसको मतलब प्रोसेस करता है वो। एक तो पूरा SDU भेज दो एक साथ एक पैकेट में, या फिर इसी SDU को स्प्लिट करके 2 या 3 या 4 में भेज सकते हो, ठीक है। तो ये उसकी मेथड है, ठीक है। सेगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन है, और सीक्वेंस ऑफसेट मतलब डेटा कितना तोड़ना है। सो इंडिकेट्स द स्टार्टिंग बाइट ऑफ ए पोजीशन सेगमेंट विद द ओरिजिनल SDU यूज्ड ओनली ड्यूरिंग सेगमेंटेशन व्हेन SDUs आर स्प्लिट इनटू मल्टीपल PDUs, हेल्प द रिसीवर रीअसेंबली द ओरिजिनल SDU। वो देखो स्प्लिट करके इसलिए भेजता है ताकि डेटा पूरा मिल जाना चाहिए वो UI को, इसलिए। तो अब ये वाला एग्जांपल में देखो, अब देखो ये सीक्वेंस नंबरिंग 1 है, ठीक है, और 200 बाइट का डेटा है हमारे पास। तो 200 बाइट में से ये सेगमेंट 1 है और ये सेगमेंट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 100 बाइट रखा है, और यहाँ पे हमने कितना रखा है, यहाँ पे भी 100 बाइट रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि इसका अगर देखें सिर्फ, तो 2 सेगमेंट में डेटा है। अब 2 सेगमेंट के डेटा को भी आप मतलब अलग अलग बना सकते हो। तो इसके हमने 2 डेटा बना लिए और इसके 2 डेटा बना लिए हमने, ठीक है। मतलब इसके 1 2 3 और 4 विद द हेल्प ऑफ सेगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन। तो 0 1 बोला है, दैट मीन्स फर्स्ट सेगमेंट ऑफ SDU, तो इसमें 50 उसने डाल दिया इधर। और सेगमेंटेशन 1 1 बोला है, दैट मीन्स मिडिल सेगमेंट, तो सेगमेंटेशन ऑफसेट 50 ही बचा हो तो उसका। और सीक्वेंस नंबरिंग 1 का ही डेटा है ये भी, तो सेगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन 1 1 1 1 मतलब मिडिल सेगमेंट, ठीक है। तो 100 यहाँ हो गया और यहाँ पे 150 यहाँ आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब ये काम करता है सेगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन और सीक्वेंस ऑफसेट। तो सीक्वेंस ऑफसेट तो सिर्फ ये बताता है कि डेटा कितना डेटा को स्प्लिट करना है, ठीक है, कहाँ से लेना है डेटा, मिडिल में से लेना है कि आखिरी से लेना है कि पहले से लेना है, उसकी इन्फॉर्मेशन कौन बताएगा, सेगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन बताएगा, ठीक है। तो अब इसके कुछ डिफरेंस समझ लेते हैं। मैं आपके इसको टाइमर्स बता देता हूँ आपको। सो देखो RLC में जो ARQ रहता है और हार्क रहता है, ठीक है, वो कैसे काम करता है। हार्क मैक में रहता है, हार्क मैक में रहता है और ARQ RLC में रहता है, ठीक है। उसके बाद कुछ पोलिंग पैरामीटर्स है और ट्रांसमिशन विंडोज़ है, ठीक है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये चीज़ देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज़ समझ लो यहाँ पे। सबसे पहला डेटा सीक्वेंस नंबरिंग 0 का गया है, D/C मतलब डेटा है, D/C बिट 1 दिए, दैट मीन्स डेटा है। पोल बिट इक्वल्स टू 0 है, मतलब हमें कोई भी फीडबैक अभी नहीं चाहिए। और RLC PDU का साइज कितना है, 100 बाइट्स है, ठीक है। अभी क्या हुआ देखो, सीक्वेंस नंबरिंग यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है। यहाँ पोल बिट 1 कर दिया, दैट मीन्स मुझे पोल बिट 1 जैसे किया वैसे मतलब तीनों मुझे ट्रांसमिशन का एक्नॉलेजमेंट चाहिए, ठीक है। तो उसने एक्नॉलेजमेंट दे दिया 0 और 1 का, और सीक्वेंस नंबरिंग 3, दैट मीन्स आई एम वेटिंग फॉर पैकेट नंबर 3। तो जैसे हम पोल बिट 1 यहाँ भेजते हैं वैसे ये वाला टाइमर स्टार्ट हो जाता है, टी पोल रिट्रांसमिट, ठीक है, इतना आपको पता है। लेकिन इसके एक्सपायर होने से पहले ही ये जब पैकेट जाता है RLC स्टेटस PDU, जब ये जाता है RLC स्टेटस PDU, तो तुरंत ये वाला टाइमर स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, टी स्टेटस प्रोहिबिट स्टार्टेड। स्टेटस प्रोहिबिट मतलब मैंने आपको स्टेटस दे चुका है, तो इसके एक्सपायरी होने से पहले कोई भी रिट्रांसमिशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 2 पैरामीटर पता चल गया आपको अभी, टी पोल रिट्रांसमिट, टी स्टेटस प्रोहिबिट स्टार्टेड, ठीक है। अब 2 चीज़ और समझ लो, ये पोल PDU और पोल बाइट। तो देखो ये जो पोल बिट 1 जब जाता है, ठीक है, तो ये इसके बेस पे जाता है। अगर पोल PDU 3 है मतलब 3 PDU के बाद में 1 2 3 PDU के बाद में वो वैल्यू 1 कर दो, ठीक है। पोल बाइट अगर 400 है
तो ये काउंट नहीं करेगा, ये सिर्फ बाइट्स देखेगा। तो यहाँ पे 100 है, 200 है, और समझ लो यहाँ पे और 200 डेटा अगर जाता तो ये पोल बिट फिर से 1 कर देता है इसको। और अगर यहाँ पे अगर 100 डेटा ही जाता तो ये और एक पैकेट 100 का जब जाता तो यहाँ पे पोल बिट कितना कर देता, वो 1 कर देता। समझ गया? तो जो ये पोल बिट है मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये पोल बिट है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये पोल पीडीयू और पोल बाइट पे, ठीक है, ये वाला पैरामीटर। तो ये 0 रहेगा चाहे 1 रहेगा। पोल पीडीयू अगर 3 रहेगा तो थर्ड ट्रांसमिशन में पोल बिट की वैल्यू 1 हो जाएंगी। और पोल बाइट अगर समझ लो 500 है तो जब भी 500 बाइट डेटा अगर होगा तो वैल्यू 1 हो जाएंगी। इस टाइप से ये काम करता है। अब ये जो टाइमर है, अब एक सिनेरियो यहाँ दिया है और एक सिनेरियो यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो सीक्वेंस नंबरिंग 1, सीक्वेंस नंबरिंग 1 2, सीक्वेंस नंबरिंग 2, पोल बिट 0 0 या 1 1, मतलब हमें स्टेटस चाहिए। हमने ये टाइमर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और उसका हमें नॉन एक्नॉलेजमेंट आ गया ये सीक्वेंस नंबरिंग 1 का, मतलब ये वाला जो पैकेट है वो रिसीव नहीं हुआ यूई को, ठीक है। तो यहाँ पे जो था ये स्टेटस प्रोहिबिट जो टाइमर स्टार्ट हो गया था यहाँ पे तुरंत, और उसके एक्सपायर होने के बाद में हमने सीक्वेंस नंबरिंग 1 भेज दिया, ठीक है। दैट मीन्स टी स्टेटस प्रोहिबिट जब हमने भेजा तो हमने उसको बता दिया कि हमें ये पैकेट नहीं मिला है, तो उसके एक्सपायर होने से पहले उसने हमें ये वाला पैकेट भेज दिया। अब सिनारियो 2 देखो, सिनारियो 2 में ऐसा हुआ है कि सीक्वेंस नंबरिंग 1 है और पोल बिट 1 है। दैट मीन्स हम क्या मांग रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट मांग रहे हैं। और हमने ये टाइमर तो स्टार्ट कर दिया जैसे हमने पोल बिट 1 किया, और एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए, और एक्नॉलेजमेंट उसने भेजा तो उसने भी टाइमर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रिसीविंग वाले ने भी टाइमर स्टार्ट कर दिया। और ये जो स्टेटस वाला जो था, जो नॉन एक्नॉलेजमेंट जो भेज रहा था वो, या फिर एक्नॉलेजमेंट भेज रहा था, वो मिला ही नहीं हमें, ठीक है। वो मिला नहीं तो ये एक्सपायर हो गया। अब ये एक्सपायर हो गया तो ये तो ऑलरेडी एक्सपायर हो जाएगा टी स्टेटस प्रोहिबिट, क्योंकि जब ये मैसेज ही सक्सेसफुली नहीं पहुंचा वहाँ तक तो उसका स्टेटस तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद में सेम चीज़ फिर से रीट्रांसमिट किया, फिर से नहीं आया, फिर से रीट्रांसमिट किया, फिर से नहीं आया। तो ये मैक्सिमम टाइम अगर ऐसा होता है तो मैक्स रीट्रांसमिशन थ्रेशोल्ड हो जाता है और आरएलएफ ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। रेडियो लिंक फेलियर ट्रिगर हो जाता है क्योंकि मैक्स टाइम में हमने रीट्रांसमिशन भेज चुके हैं और इससे ज़्यादा अब हम नहीं भेज सकते। तो इस बेस में आरएलएफ ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने आरएलएफ वाले वीडियो में भी देखी थी। तो इस टाइप से ये 2 टाइमर एक साथ काम करते हैं। कौन सा, पहला नंबर का ये टी पोल रीट्रांसमिट, दूसरे नंबर का टी स्टेटस प्रोहिबिट, ठीक है। और तीसरा चीज़, अगर ये दोनों अगर कंटिन्यू मैक्स टाइम तक के अगर चले गए तो मैक्स रीट्रांसमिशन थ्रेशोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब टी री असेंबली कब काम आता है, ठीक है। अब टी री असेंबली जब काम आता है तब सिगमेंटेशन की इंफॉर्मेशन दी रहती है। तो देखो यहाँ पे इस पीडीयू में क्या दिया गया है, सिगमेंटेशन इंफॉर्मेशन 0 1 है, ठीक है। दैट मीन्स तुम्हारा डेटा को स्प्लिट करके भेजने वाले हैं हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम डेटा को स्प्लिट करके भेज रहे हैं, ठीक है। एक पैकेट ये था, दूसरा पैकेट ये था। जो पहला पैकेट गया था तो ये टी री असेंबली टाइमर स्टार्ट करता है। दैट मीन्स इसी पीडीयू का दूसरा डेटा भी आने वाला है मेरे पास, इसलिए वो टाइमर स्टार्ट कर देता है। और इसके एक्सपायरी होने से पहले वो जो पीडीयू में जितना भी डेटा तुमने स्प्लिट किया था, सपोज ये पीडीयू में तुमने 3 डेटा स्प्लिट किया था, ठीक है, 1 2 3, तो ये टाइमर एक्सपायर होने से पहले दूसरा डेटा मिल जाना चाहिए। दूसरा डेटा मिलेगा तो ये टाइमर रीसेट हो जाएगा, फिर तीसरा डेटा मिलना चाहिए, और तीसरा डेटा जैसे मिलेगा ये टाइमर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये पीडीयू का कंप्लीट डेटा उसके पास आ चुका है। अब दूसरा सिनारियो ये हुआ, ये दूसरे वाले में देखो, ये रिसीविंग साइड है, ये जीनोड भी साइड है। सिगमेंटेशन की इंफॉर्मेशन तो है यहाँ पे, दैट मीन्स एक ही पीडीयू के डेटा को हम स्प्लिट करके भेज रहे हैं। तो जैसे हमने पहला पैकेट भेजा उसने टी री असेंबली टाइमर तो स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे दूसरा पैकेट भी चाहिए और उसी पीडीयू का, और उस पीडीयू का दूसरा पैकेट ड्यू टू सम रीजन नहीं जा पाया, ठीक है। तो वो टाइमर एक्सपायर हो गया।
अब वो टाइमर एक्सपायर हो गया तो उसने नॉन एक्नॉलेजमेंट भेज दिया सीक्वेंस नंबरिंग 1 का, ये जो हमने भेजा था सीक्वेंस नंबरिंग 1 का, तो ये फिर से ये पैकेट हमें भेजना पड़ेगा विथ सेम सेगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी हो सकता है रीट्रांसमिशन के टाइम में। तो ये टाइमर टी रीअसेंबली जब भी काम आता है तब हम डेटा को अगर सेगमेंट करेंगे तो काम आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। और ये लॉग्स में है, आप देख सकते हो कि मतलब SRB2 में ट्रांसमीटर और रिसीवर के साइड में ये पैरामीटर रहेंगे एक्नॉलेजमेंट मोड के लिए, DL UL के लिए, जहाँ पे टी पोल रीट्रांसमिट, पोल PDU, पोल बाइट और मैक्स रीट्रांसमिशन थ्रेशोल्ड के वैल्यूज़ दी रहेंगी कि कितने कितने चीज़ पे वेट करके RLF करना है और कितना कितना मतलब वो रहेगा पैरामीटर्स, ये सब लॉग्स हैं। और एक चीज़ इसमें और है, जैसे कि अब हार्क, जैसे कि HRQ हार्क वर्सेस ARQ, अगर इन दोनों की अगर बात करूँ मैं, ठीक है, हार्क और ARQ में डिफरेंट क्या रहता है, तो इसमें डिफरेंस ये है कि देखो ये स्टार्ट है और ये एंड है, ठीक है। तो ये जो सिगमेंटेशन वाले जो जितने भी पैकेट जा रहे हैं उसमें से सपोज अगर एक पैकेट मिस हो गया, ठीक है, एक पैकेट मिस हो गया तो वो जो रीट्रांसमिशन होगा उसको हार्क करेगा रीट्रांसमिशन, ठीक है, वो RLC नहीं करेगा, क्योंकि हार्क के पास ऑलरेडी, हार्क के बफर में ऑलरेडी वो पैकेट है, तो उसको वो सपोज यहाँ पे 8 हार्क प्रोसेस दिए, तो 5G में 15 हार्क प्रोसेस रहती है, ठीक है। तो ये 15 टाइम रीट्रांसमिट करेगा सिर्फ मैक लेयर की तरफ से। अभी RLC लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अभी सिर्फ मैक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी पैकेट मिस हुआ है उसको खुद हार्क पहले रीट्रांसमिट करे, और अगर उसने पूरे रीट्रांसमिशन अगर हार्क के फेल हो जाते हैं जब जाके वो RLC के पास जाता है। तो इसमें बस जो टाइमर है वो रहना चाहिए, जैसे कि ये जो टी रीअसेंबली टाइमर है, ठीक है, टी रीअसेंबली कब स्टार्ट होता है, जब भी हम सेगमेंटेशन वाला पैकेट भेजते हैं, ठीक है, और उसके बीच में पूरे सेगमेंटेशन वाले पैकेट आ जाने चाहिए। अब ये टी रीअसेंबली अगर यहाँ एक्सपायर हो गया और उसके बाद में ऑलरेडी हार्क प्रोसेस बची है तुम्हारी, ठीक है, ऑलरेडी हार्क प्रोसेस बची है तो भी फेल हो जाएगा। लेकिन ये टी रीअसेंबली टाइमर के अंदर ही अगर हार्क प्रोसेस ने उसको रीट्रांसमिट करके रिकवर करवा दिया तो वो सक्सेसफुली वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो वही वाला यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ये जो टी रीअसेंबली जो टाइमर है इसके बाद में अगर हार्क अगर रीट्रांसमिट करता है तो वो कोई काम का पैकेट नहीं है फिर, ठीक है। टी रीअसेंबली के पहले ही हमको वो पैकेट को रीट्रांसमिट करना है, अगर उसको पहले ही अगर करेंगे तो उसको मिल जाएगा वो पैकेट, तो वो चीज़ RLC पे नहीं जाएंगी। हार्क के पूरी प्रोसेस ख़त्म होने के बाद में वो पैकेट फिर RLC ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये G नोट भी है, ये G नोट भी है, ये UE का मैक है और ये UE का RLC है, ये UE का मैक है, ये G नोट भी का मैक है और ये G नोट भी का RLC है। तो देखो RLC से डेटा निकला 0 0 0 नहीं पहुँच पाया, ठीक है। तो इसने ये टाइमर स्टार्ट कर दिया टी पोल ट्रांसमिट, सीक्वेंस नंबरिंग 0, सीक्वेंस नंबरिंग 0 मैक ने भेजा, लेकिन मैक इसको रिट्रांसमिट किया, लेकिन ये टाइमर एक्सपायर हो गया, लेकिन एक्सपायर हो गया तो फिर RLC ने इस पैकेट को भेजा। अब RLC ने इसको पैकेट भेजा लेकिन इस बार टाइमर बढ़ा हुआ है, तो मैक ने इसको भेज दिया और हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आ गया और इसके बाद में ये टाइमर फिर एक्सपायर हुआ है। तो अगर रिट्रांसमिशन अगर करना रहे तो उस टाइमर के अंदर ही होना चाहिए रिट्रांसमिशन, नहीं तो फिर वो जो पैकेट है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट RLC लेयर के बारे में। इसमें मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट टाइमर्स और पैरामीटर्स है ये। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया वही कि देखो सीक्वेंस नंबरिंग, टी पोल रीट्रांसमिट, पोल PDU, पोल बाइट, मैक्स रीट्रांसमिशन थ्रेशोल्ड, ठीक है। उसके बाद में टी रीअसेंबली, टी स्टेटस प्रोहिबिट, ठीक है। ये सब चीज़ें काम की हैं और ये सब चीज़ हमने अभी देखी है। और पोल बीट, पोल PDU और पोल बाइट के ऊपर बेस्ड रहेगा, ठीक है। और RLC क्या क्या करेगा, सिगमेंटेशन करेगा, रीअसेंबली करेगा और
सेगमेंट आर एल सी हेडर ऐड करेगा। तो ये सब चीज़ें आर एल सी की है और इतना सब कुछ आर एल सी में कवर होगा।